और इस वक्त बड़ी खबर कीव में एक अमेरिकी पत्रकार की मौत हो चुकी है। अमेरिकी पत्रकार के मारे जाने की खबर, युद्ध में एक अमेरिकी पत्रकार के मारे जाने की खबर मिल रही है। ब्रेंट रेनॉल्ट की गोली लगने से मौत हो चुकी है। ये नाम सहित हम उस पत्रकार की जानकारी दे रहे हैं जो कि अमेरिकी पत्रकार है और फिलहाल कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की, वहां पे उसकी जान चली गई है। ये अमेरिकी पत्रकार इस युद्ध को कवर कर रहा था, 18 दिनों से बीते और अब इस तरीके की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां अब सिर्फ यूक्रेनी नागरिक नहीं बल्कि पत्रकार भी मारे जा रहे हैं। युद्ध में एक अमेरिकी पत्रकार के मारे जाने की खबर इस वक्त मिल रही है। ब्रेंट रेनॉल्ट की गोली लगने से मौत हो चुकी है। रूसी सैनिकों ने जो हमला बोला, जो गोले बारूद दागे, उसमें अब एक पत्रकार भी इसकी चपेट में आ चुका है। हालांकि इससे पहले युद्ध में दोनों ही तरफ की सेना, चाहे वो रूसी सेना हो या यूक्रेनी सेना हो, खुद को पत्रकार बताए जाने पे या देश की पहचान बताए जाने पे वो उनको छोड़ नहीं पाते थे, उनको बकायदा वो छोड़ देते थे। लेकिन अब रूसी सेना का अगला कदम किस तरीके से हमलावर हो चुका है, जहां एक अमेरिकी पत्रकार की मौत हो चुकी है गोली लगने से। ये उसी पत्रकार की हम तस्वीरें भी और उसका जो आईडी कार्ड है, जो उसकी पहचान पत्र है, वो दिखा रहे हैं। फिलहाल इस पत्रकार की जान जा चुकी है। युद्ध में एक अमेरिकी पत्रकार के मारे जाने की खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, युद्ध की भयावह तस्वीरों में से एक। हालांकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसकी हत्या की गई है, यानी युद्ध के हालात में इसकी गोली लगने से मौत नहीं बल्कि हत्या की गई है। और आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी पत्रकार है और रूस अगर एक तरफ यूक्रेन में गोले बारूद दाग रहा है तो दूसरी उसकी लड़ाई अमेरिका से है। अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी, पश्चिमी देशों को सीधी सीधी चेतावनी, यूरोपियन कंट्री को चेतावनी। लेकिन इस बीच ऐसा दावा यह किया जा रहा है कि ये जो पत्रकार है उसकी जान ली गई है, उसे गोली मारी गई है, उसे हत्या की गई है। और इस बीच हम आपको अपडेट कर दें, ताजा अपडेट यह है कि यूक्रेन का एक स्वास्थ्य कर्मी, एक मेडिकल टीम का व्यक्ति, उसका दावा है कि उसने इस पत्रकार को, इस अमेरिकी पत्रकार को मारते हुए देखा है रूसी सैनिकों को, यानी टारगेट करके उन्होंने गोली मारी है। यह दावा किया जा रहा है, यह कहा जा रहा है यूक्रेन के एक मेडिकल स्टाफ की तरफ से। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी रूस में जो पत्रकार कवर कर रहे हैं, अगर उनका ताल्लुक पश्चिमी देशों से है तो क्या उनके लिए खतरे का सबब है? क्या रूसी सेना इन्हें अटैक करेगी? क्या रूस की सेना सिर्फ इस पत्रकार नहीं बल्कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं भी देखने को मिल सकती है? ये चौंकाने वाली बातें हैं, ये हैरान करने वाली बातें हैं। ये युद्ध पहले दिन से लेकर अभी तक पूरी तरीके से भयावह स्थिति में पहुंच चुका है। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें, जहां ये जो पहचान पत्र के साथ हम जिस पत्रकार का नाम बता रहे हैं वो फिलहाल उसकी मौत हो चुकी है। तो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं बारूद में कि दुनिया में क्या हालात बने हुए यूक्रेन के युद्ध की वजह से और कैसे एक अमेरिकी पत्रकार मारा जा चुका है। ये बड़ी खबर बताने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच 18 दिन से जंग जारी है। इस जंग की वजह से यूक्रेन में चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। ज़ेलेंस्की की अपील पर दुनिया भर के देश उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अब इस जंग में एक ऐसी शय शामिल होने वाली है जिसकी बंदूक से निकली हर गोली पर हर एक रूसी सैनिक की मौत लिखी है। दुनिया इस शय को सिर्फ कोड नेम से ही जानती है। इसकी पहचान क्या है ये कोई भी नहीं जानता। आखिर इस शय की खासियत क्या है, इस खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। रूस यूक्रेन के युद्ध में इस तरह के प्रचंड गोलीबारी, टैंक युद्ध और मिसाइल हमले होते होते 3 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन ना तो विध्वंस थम रहा है और ना ही मौत की गिनती में कोई कमी आ रही है। यूक्रेन पर पूरब से हमला किया, पश्चिम से अटैक किया,
उत्तर से मिसाइल दागे, दक्षिण से यूक्रेन पर वार की। रूस के प्रचंड प्रहार से यूक्रेन में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। यूक्रेन में तबाही का तमाशा। रूसी सेना और यूक्रेन की फौज के बीच कीव पर कब्जे की जंग तेज होती जा रही है। रूसी सेना सिर्फ कीव को ही निशाना नहीं बना रही है, बल्कि रूस अब यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के ज्यादातर शहर काले धुएं के गुबार में डूबे हैं, जिसे रोकने के लिए यूक्रेन में एंट्री हुई है दुनिया के सबसे अच्छे स्नाइपर की। वही स्नाइपर जिसने अफगानिस्तान में अपनी बंदूक से कोहराम मचा दिया था, जो इराक में अपनी ताकत दिखा चुका है, जो सीरिया में शक्ति प्रदर्शन कर चुका है। वही स्नाइपर अब रूस की सेना को धूल चटाने यूक्रेन आ गया है, जिसके असली नाम के बारे में दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं है। सब जानते हैं उसका काम, और उसका काम है दुश्मन को मौत की नींद सुलाना, क्योंकि उसकी गोली पर 100% मौत का नाम लिखा होता है। दुनिया को बस उसके एक सीक्रेट नाम के बारे में पता है, वली। कोड नेम वली। इससे पहले कि हम आपको वली की बंदूक के स्ट्राइक रेट के बारे में बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर क्या कर सकता है। स्नाइपर यानी वो शय जो दिखती तो नहीं, बल्कि उसके निशाने पर आने वाला कोई भी शख्स जिंदा नहीं बच पाता। स्नाइपर यानी चलती फिरती मौत, बिल्कुल हवा की तरह, जो ना तो किसी को दिखाई देती है और ना ही किसी को सुनाई देती है, लेकिन उसकी बंदूक से निकली गोली उसकी मौजूदगी का एहसास जरूर करा देती है। स्नाइपर यानी वो निशानेबाज जो अपनी सांसें रोके, हाथ में बंदूक थामे, अपने शिकार पर अपनी नजरें गाड़ कर रखता है, और जैसे ही उसकी आंखों को अपने शिकार की हल्की सी जुम्बिश दिखाई देती है, ट्रिगर पर रखी उंगली भी हरकत में आ जाती है, और फिर बंदूक की नली से निकली तकरीबन 3400 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से मौत सीधे शिकार के जिस्म को छलनी कर देती है। ये तस्वीरें आपको जरूर फिल्मी लग रही होंगी, लेकिन साल 2017 में ऐसा ही हुआ था। साल 2017, इराक। साल 2017 में ISIS का एक आतंकवादी इराक में ठीक इसी तरह मारा गया था। देखने में तो ये घटना आपको बिल्कुल सामान्य लग रही होगी, लेकिन इसकी किलिंग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। साल 2017 में तो इस घटना का केवल जिक्र भर हुआ था। कनाडा की सेना ने अपने स्नाइपर का नाम तक सामने नहीं आने दिया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता नाम सामने आ ही गया। वो बंदूकबाज वली ही था, जिसने अपनी एक गोली से एक खतरनाक आतंकवादी को अपनी बंदूक का निशाना बनाया था। वली और उस आतंकी के बीच की दूरी 3540 मीटर यानी 3.5 किलोमीटर थी, जिसे वली ने अपनी मैकमिलन टैक 50 स्नाइपर राइफल से महज 10 सेकंड में ढेर कर दिया था। स्नाइपर कभी कमरे के अंदर से, कभी दीवार में बने एक छेद से, तो कभी हरी और घनी घास की पोशाक में पहले शिकार पर बिना पलक झपकाए घंटों तक टकटकी लगाए रहते हैं।
और उसके बाद जैसे ही उनका शिकार उनकी बंदूक की जद में आता है, वैसे ही बंदूक के ट्रिगर पर रखी उंगली में एक हरकत होती है और उधर उनका दुश्मन पल भर में ढेर हो जाता है। अब सवाल ये है कि वली यूक्रेन में क्या कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के सैनिकों और लड़ाकों को न्योता दिया था कि वो रूस के खिलाफ यूक्रेन के लिए जंग में उतरें। ज़ेलेंस्की के न्योते को वली ने भी सुना, जिसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाए और बिना झिझक यूक्रेन की मदद का फैसला किया। Them because they want to be free, basically. It's as simple as that. Because there are people here that are being bombarded just because they want to be European, basically, and not Russian. हालांकि उनकी पत्नी को ये कतई पसंद नहीं है कि वो यूक्रेन में जंग का हिस्सा बने। बावजूद इसके अपने बेखौफ युद्ध के लिए दुश्मनों में कुख्यात स्नाइपर वली पुतिन को अपना दुश्मन नंबर 1 मानकर रूस की सेना के खिलाफ मैदान जंग में कूद चुके हैं। वली कनाडा की जॉइंट टास्क फोर्स 2 टीम के सैनिक थे, जो पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग रह चुके हैं। उन्होंने 2 बार अफगानिस्तान स्पेशल ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। साल 2015 में इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जमकर कहर बरपाया था। साल 2017 में ISIS के एक आतंकवादी को उन्होंने 3540 मीटर की दूरी से मार गिराया था। आमतौर पर माना जाता है कि एक स्नाइपर 7 से 10 लोगों को ही मार सकते हैं, लेकिन वली ने एक दिन में औसतन 40 दुश्मनों को अपनी गन का निशाना बनाया है। यूं तो दुनिया के मशहूर स्नाइपर्स सार्वजनिक तौर पर सामने आने से परहेज करते हैं, लेकिन वली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस वक्त बड़ी खबर, रूस का सबसे बड़ा मिसाइल हमला अब तक का। रूस ने ल्यूव पर 30 मिसाइलें एक साथ दागी है। बमबारी में 35 लोगों की मौत हो चुकी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर है ल्यूव, और इस इलाके में हमला किया गया है। रूसी हमले में 134 ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी हैं, और अब तक का ये सबसे बड़ा मिसाइल हमला है। रूस ने ल्यूव पे 30 मिसाइलें एक साथ दागी है, और अभी तक जो आंकड़ा है मरने वालों का वो 35 है। और ये बड़ी घटना इस लिहाज से क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 30 मिसाइलें एक साथ दागी जा रही है और बमबारी हुई है। ये इलाका कौन सा है? यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर है, और यहाँ पे ये घटना जहां रूसी हमले में 134 नागरिक घायल, 35 की मौत हो चुकी है। और अब से कुछ ही देर पहले हम आपको ये भी बता रहे थे कि एक अमेरिकी पत्रकार की भी जान गई है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसकी हत्या की गई। तो रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से जारी जंग का आज 18वां दिन है। इन 18 दिनों में यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों लोग मारे गए हैं। दोनों देशों को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन पुतिन अपनी जिद पे अड़े हैं। इस महाविनाश को देखने के बाद भी ना तो पुतिन रुकने को तैयार है, ना ही यूक्रेन झुकने के लिए राजी है। इस बीच कीव को रूस की सेना ने तीनों तरफ से घेर लिया है, और जल्द ही कीव के किले पर रूस का झंडा लहराता नजर आ सकता है। यूक्रेन पर हमले का 18वां दिन। रूस की यूक्रेन पर भीषण बमबारी। रूस के चक्रव्यूह में घिरा कीव का किला। कीव पर कब्जे का फाइनल काउंटडाउन। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस अब कभी भी कब्जा कर सकता है। रूस की सेना कीव के काफी करीब पहुंच गई है और लगातार भीषण बमबारी कर रही है।
बताया जा रहा है कि पुतिन के सैनिकों ने कीव को 3 तरफ से घेर दिया है और कीव के किले पर रूस का झंडा फहराने के लिए तीनों तरफ से रूस की सेना जोरदार हमला कर रही है। कीव के आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर लेने के बाद अब पूरी तैयारी कीव पर कब्जे की है, जिसका फाइनल काउंटडाउन जारी है। बताया जा रहा है कि रूस ने कीव पर कब्जे के लिए वहां ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। ये भी खबर है कि रूस अब हवाई हमले तेज करेगा, जिसके बाद पूरे यूक्रेन में हवाई हमलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन के सभी शहरों के साथ खासतौर पर कीव और खार्किव में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट के बाद से वहां लगातार खतरे का सायरन बज रहा है और लोगों को बंकरों में छिपने की सलाह दी गई है। बताया जा रहा है कि रूस की सेना कीव से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है और जिसे रोकने के लिए यूक्रेन के जवानों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन पुतिन के जवान रुकने के लिए तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के 98 दिन कीव, खार्किव, सूमी, चर्निव और मारियोपोल में जबरदस्त हमला किया है। ये हमला इतना भीषण था कि इन शहरों में कई इमारतें तबाह हो गईं। शहर के शहर खंडर बन गए और जहां भी नजर गई वहां बर्बादी का मंजर ही नजर आया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस को एक बार फिर चेतावनी दी कि अगर रूस के सैनिकों ने कीव में घुसने की कोशिश की तो ये कोशिश उन्हें भारी पड़ेगी। जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को चेतावनी दी कि अगर पुतिन के जवानों ने कीव पर कब्जे की कोशिश की तो उन्हें मौत मिलेगी। इस बीच ये भी खबर है कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक कीव पर कब्जा नहीं होने से भड़के रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना के कई अफसरों पर गाज गिरा दी है। पुतिन ने रूसी सेना के 8 बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। बताया गया कि सटीक जानकारी जुटाने में नाकाम रहने और खराब रणनीति बनाने के लिए पुतिन ने अपनी खुफिया एजेंसी FSB पर भी नाराजगी जताई। यही नहीं, यूक्रेन के मुताबिक पुतिन को ये जानकारी दी गई थी कि हमला शुरू होने पर जेलेंस्की आसानी से हार मान लेंगे, जिस पर भरोसा कर रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया था और रूसी सेना ने कुछ दिनों के अंदर ही यूक्रेन की राजधानी कीव की घेरेबंदी भी कर ली थी। लेकिन जंग शुरू होने के इतने दिनों बाद भी रूसी सेना अब तक कीव के अंदर दाखिल नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से रूस को अब अपनी युद्ध की रणनीति को बदलना पड़ा। हालांकि इस वक्त यूक्रेन रूस के हमलों से पूरी तरह तबाह हो चुका है और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी नहीं चाहते कि जंग आगे बढ़े। इसीलिए एक बार फिर जेलेंस्की रूस से बातचीत के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच अब चौथे दौर की बातचीत होगी, लेकिन अभी बातचीत की जगह और तारीख तय नहीं हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के 18 दिन और 400 से ज्यादा घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन जंग कब थमेगी कहा नहीं जा सकता। हर बीतते पल के साथ यूक्रेन में तबाही का मंजर बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच नेटो ने भी केमिकल वॉर की आशंका जताई है। वहीं यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश सामने आ रहे हैं, जिस पर रूस ने एक बार फिर नाराजगी जाहिर की है। रूस ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देना बंद नहीं किया तो इसके बुरे परिणाम उसे भुगतने पड़ेंगे। इस बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने रूस के एक और लड़ाकू विमान को मार गिराया। यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें फाइटर प्लेन आग की लपटों में घिरा नजर आया। हालांकि इस हमले में पायलट ने खुद को बचा लिया। वहीं रूस के लगातार हमलों से यूक्रेन के शहर मलबे में तब्दील होते जा रहे हैं। यूक्रेन के मारियोपोल शहर से एक वीडियो सामने आया, जहां रिहायशी इलाकों में रूस के टैंकों ने बमबारी की। वहीं एक इमारत में लगातार एक के बाद एक दो धमाके हुए, जिसके बाद आग की लपटों में घिरी इमारत से धुएं का गुबार निकलता दिखाई दिया। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में रूस का हमला जारी है। रूस की गोलीबारी में आम नागरिक भी हमले के शिकार हो रहे हैं। चर्नी में मिसाइल हमले में एक इमारत शोलों में तब्दील हो गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने इमारत में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें रूस ने यूक्रेन के कमांड पोस्ट पर बम गिराए। इस हमले में कमांड पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। रूसी सैनिकों ने कीव के बाहरी इलाके वासिल्कीव पर भी मोर्टार दागे। इस बमबारी में यूक्रेन का गोला बारूद डिपो तबाह हो गया। वहीं रूसी सेना ने
फूड वेयर हाउस को भी उड़ा दिया, जहां शहर के लिए खाने का सामान रखा जाता है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी रूस के हमले जारी हैं। रूस ने वहां रिहायशी इलाकों में बम बरसाए, जिससे खार्किव का एक बड़ा इलाका मलबे में तब्दील दिखा। बमबारी में गाड़ियां तबाह हो गईं, वहीं मकान खंडहर बने नजर आए। इस बीच यूक्रेन ने भी दावा किया कि बीते 18 दिनों से चल रहे युद्ध में उसने रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की फौज ने इस पर आंकड़े भी दिए, जिसके मुताबिक इस जंग में अब तक 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने ये जानकारी भी दी कि उसकी सेना ने रूस के 58 लड़ाकू विमान को मार गिराया और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 83 हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचाया गया। दावा तो ये भी है कि उसने रूस के 362 टैंकों और 1200 से ज्यादा गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। बताया जा रहा है कि रूस के हमले की वजह से चेर्नोबिल प्लांट में रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है, जिसके बाद यूक्रेन ने सीज फायर की मांग की है। बताया जा रहा है कि इस जंग में अब तक 600 से ज्यादा रूसी सैनिकों को गिरफ्तार किया गया, जबकि यूक्रेन के भी 1300 सैनिकों की मौत हुई है और इस बात को खुद जेलेंस्की ने भी माना। साथ ही जेलेंस्की ने रूस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रूसी सैनिक आतंक फैला रहे हैं। रूस का इकलौता हथियार हिंसा है। रूस कभी भी जीवन सामान्य नहीं कर सकता और न ही रूस कभी भी यूक्रेन से जीत सकता है। Майже 13 тисяч убитих окупантів за 18 днів. Це вже більше, ніж в обох чеченських війнах. Росія втратила тисячі одиниць військової техніки. Вони втратили 70. इस बीच ये भी खबर है कि मिकोलाइव में रूस के हमले में 9 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि लीव और खैरसान में एक के बाद एक रूस की तरफ से मिसाइलों के जरिए कई हमले किए गए। लीव में लोगों को लेकर वहां से निकल रही एक ट्रेन बमबारी की चपेट में आ गई। कीव से निकलते समय वहां 7 नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल थे। इस जंग में जहां यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, तो वहीं रूस को भी गहरी चोट लगी है। जंग की वजह से रूस का शेयर बाजार लगातार तीसरे हफ्ते भी बंद रहा। इस बीच यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सैनिक यूक्रेन में लूटपाट कर रहे हैं। रूसी सैनिकों पर आरोप है कि उन्होंने कई दुकानों, बैंक और घरों में लूटपाट की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होती जा रही है। कीव के किले पर कब्जे के लिए रूस ने यूक्रेन पर अंतिम प्रहार की तैयारी की है और इसके लिए रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले और तेज कर दिए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक रूस यूक्रेन पर बमों की बरसात कर रहा है। रूस कीव पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता है। हो सकता है कि रूस जल्द ही कीव पर कब्जा कर भी ले, लेकिन इस जंग में यूक्रेन का जो हाल हुआ है, वहाँ जो बर्बादी हुई है, उसे बयां कर पाना आसान नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 18वां दिन है। 2 हफ्ते से अधिक का वक्त गुजर चुका है और युद्ध अभी भी जारी है। नतीजा क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन जो नतीजा अब तक सामने है उसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। जारी है पुतिन का प्रचंड प्रहार। जेलेंस्की भी हर जवाब को तैयार। हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान। महायुद्ध से तय है महाविनाश। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हर पहले दिन से अधिक तेज होता जा रहा है। रूस का यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर ताबड़तोड़ हमले जारी। एक शहर किसी एक दिन तबाह होता है तो अगले ही दिन किसी और शहर की बारी होती है। कहीं जिंदगी कुछ पल के लिए लौटती नजर आती है तो अगले ही पल सिर्फ खामोशी छा जाती है। यही सच है रूस और यूक्रेन के युद्ध का। लेकिन उससे भी बड़ा सच है कि कल फिर लौट के नहीं आता। युद्ध में कोई भारी पड़ता है तो कोई कमजोर।
कोई जीत जाता है तो किसी को हार मिलती है, लेकिन दोनों ही तरफ होती है सिर्फ तबाही, तबाही और तबाही। कहीं सैनिकों के शव पर रोना होता है, कहीं बर्बाद शहरों पर रोना आता है, तो कहीं सब कुछ गवा देने की कसक होती है। और यही सब कुछ होता दिख रहा है इस महायुद्ध में। जिस यूक्रेन में दुनिया भर के लोग पहुंचते थे, जिसकी खूबसूरती को आंखें फाड़ कर निहारते थे, आज वो यूक्रेन खुद से भी नजर नहीं मिला पा रहा। ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि कैसे एक जिंदा शहर शमशान बन जाता है। यूक्रेन में रीजनल काउंसिल की इस इमारत से कभी आंखें हटने का नाम नहीं लेती थी। देखते जाओ और बस देखते जाओ। लेकिन आज क्या से क्या हो गया। खार्किव के इस फ्रीडम स्क्वायर को देखना गर्व महसूस कराता था, लेकिन आज ये धब्बा जैसा दिखता है। ये यूनिवर्सिटी की वो इमारत है जहां कई नौजवानों ने खूबसूरत कल का सपना देखा था, लेकिन आज ये भी एक सपना बन गई है। यूक्रेन के शहर दर शहर का यही हाल है। आलीशान इमारतें मलबे में बदल गई हैं। कहीं आग लगी है तो कहीं धुआं निकल रहा है। पता है ये धुआं कभी न कभी तो छट ही जाएगा, लेकिन ये भी सच है कि इस धुएं की जलन से आंखों से निकलने वाले आंसू थमने में बहुत वक्त लगेगा। रूस के हमलों का दंश पूरा यूक्रेन झेल रहा है और इसने यूक्रेन में सिर्फ तबाही ही नहीं मचाई, बल्कि यूक्रेन के भूगोल को भी बदल दिया है। रूस ने 24 फरवरी को हमले के साथ ही पहले दोनेत्स्क, लुहांस्क को अलग प्रांत की मान्यता दे दी और अब खार्किव पर भी कब्जे का दावा कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है, क्या अगर युद्ध खत्म भी होता है तो यूक्रेन के पास क्या होगा? जाहिर है यूक्रेन इस युद्ध में तबाही की कगार पर, लेकिन महायुद्ध ने रूस को भी नहीं बख्शा है। अपने बड़े हथियारों के साथ ही कई सैनिकों को रूस अब तक इस युद्ध की आग में गंवा चुका है और सबसे बड़ा असर हुआ है रूस की अर्थव्यवस्था पर। युद्ध के बाद से यूरोप समेत दुनिया के अलग अलग देशों और संस्थाओं ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए, उसने रूस की कमर तोड़ रखी है। हालात ये है कि रूसी बैंकों को पैसे ट्रांसफर करने वाले इंटरनेशनल सिस्टम स्विफ्ट से हटा दिया गया है। रूस के केंद्रीय बैंक के खाते सीज हो गए हैं, जिससे वो विदेशों में पड़े अपने कैश का बैंक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। रूस के बड़े कारोबारियों पर एक्शन लिए जा रहे हैं और उनके वीजा पर रोक लगा दी गई है और रूस के आयात और निर्यात को जीरो किया जा रहा है, यानी ना कोई रूस को सामान बेचेगा और ना उससे कोई सामान खरीदेगा। रूस पर इस कड़े प्रतिबंधों का ही असर भी तेजी से दिखने लगा है और यही वजह है कि रूस ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए ब्याज दरों को कई गुना बढ़ा दिया है। विदेशों में नकदी भेजने पर रोक लगा दी गई है और निर्यातकों को अपनी कमाई का 80% रूबल में बदलने के आदेश दिए हैं। यही नहीं, रूस के तेल और गैस पर प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था को और बिगाड़ दिया है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो रूस से तेल और गैस नहीं खरीदेगा, साथ ही उसने कच्चे तेल के आयात पर भी पाबंदी लगा दी है। BP, शेल भी रूस से तेल और गैस नहीं खरीदेंगे। अमेरिका के साथ ही ब्रिटेन भी रूस से तेल का आयात बंद करेगा। साथ ही यूरोप के कई देशों ने भी रूस पर ऐसी ही पाबंदियों का ऐलान किया है। जाहिर है अभी जीत जाने का जुनून है, अभी हार नहीं मानने का अहम है, लेकिन हर युद्ध की मियाद तय है और इसकी भी कोई ना कोई तो मियाद होगी ही। लेकिन जब मियाद पूरी होगी तब तक शायद पाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं होगा। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, रूस कर सकता है रासायनिक हमला। रूस पर नेटो का अब तक का सबसे बड़ा आरोप है ये यूक्रेन पर रासायनिक हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। यह आशंका जाहिर की है नेटो ने और उसका कहना है कि रूस की जो प्लानिंग है, रूस जो अंदर खाने स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी स्ट्रैटेजी है वो ये है कि वो रासायनिक हमला करेगा। और ये कौन शंका जाहिर कर रहा है, आशंका किसकी है? ये नेटो की है। नेटो का कहना है कि रूस की प्लानिंग इस तरीके से आगे बढ़ी है जिसमें वो रासायनिक हमला हर हाल में यूक्रेन पे कर सकता है और इसके लिए नेटो के पास पुख्ता जानकारी है। जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो इसी तरीके के संकेत दे रहे हैं। आशंका इसीलिए जाहिर की जा रही है कि रूस किसी भी हद को पार कर सकता है और हद को पार करने की स्थिति में उसने फिलहाल जो स्ट्रैटेजी तैयार की है वो रासायनिक हमले की, वो केमिकल अटैक की तैयारी कर रहा है। और इसको लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, एक और बड़ी जानकारी, रूसी सैनिकों पर लूटपाट करने का आरोप। दुकानें, बैंक और कई घर भी लूटे गए हैं रूसी सैनिकों की तरफ से। रूसी सैनिकों पर अब सिर्फ गोलीबारी, बंदूक चलाने का ही आरोप नहीं है। आरोप ये सनसनीखेज लग रहा है कि रूसी सैनिक अब यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में लूटपाट भी मचा रहे हैं। उनका खौफ इस कदर बढ़ चुका है
कि उनको देखते ही कि वो कहां मिसाइल अटैक करेंगे, उसको लेकर लोग अपने घर, दुकान सब कुछ खाली कर दे रहे हैं। और यहाँ पे आसानी से जाकर रूसी सेना वहां पे पिछले कई दिनों से लगातार यूक्रेन के 2 न्यूक्लियर प्लांट सुर्खियों में बने हुए हैं। प्लांट पर कब्जा रूस के सैनिकों का हो चुका है और वहां पर काम करने वाले कर्मचारी और वैज्ञानिक यूक्रेन के हैं। हमलों की वजह से भी इन न्यूक्लियर प्लांट्स को चलाने में दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से रेडिएशन का खतरा होने के भी लगातार दावे किए जा रहे हैं। आखिर यूक्रेन के इन न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है और कैसे यूरोप इस वक्त रेडिएशन का खतरा भांप रहा है और कैसे वो दुनिया को आगाह कर रहा है, स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। परमाणु ठिकानों पर पुतिन का कहर, यूरोप में परमाणु विध्वंस का डर। पूरे यूरोप पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को पैदा किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। पूरी दुनिया के सामने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मौजूदगी के बाद भी यूक्रेन में परमाणु ठिकानों पर कुछ ऐसा हो रहा है जो यूरोप के कई देश की लाखों करोड़ों आबादी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। सबसे पहले ये नक्शा देखिए। यूक्रेन में 2 बड़े परमाणु ठिकाने हैं। पहला चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र और दूसरा ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र। 4 मार्च को ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर रूस ने हमला किया था, जिसके बाद वहां आग लग गई थी। तब ज़ैपोरिज़िया में धमाके का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था, जो किसी भी वक्त पूरे यूरोप को दहला सकता था। चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी अब रूसी कब्जे में है, लेकिन यहां से जो खबरें आ रही हैं वो पूरी दुनिया के लिए बेहद चौंकाने वाली और बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। दरअसल कोई भी परमाणु रिएक्टर को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाइडलाइंस बनाई गई हैं। परमाणु रिएक्टर को चलाने के लिए एक पूरी व्यवस्था बनाई जाती है, एक पूरा सिस्टम होता है और अगर उस सिस्टम में कोई भी चूक होती है तो इसे दुनिया भर के लिए खतरा माना जाता है। समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी दुनिया भर के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से रिपोर्ट लेती है, लेकिन इन गाइडलाइंस का इस वक्त यूक्रेन के अंदर उल्लंघन हो रहा है। चेर्नोबिल पर कब्जे के लिए जब रूस ने बमबारी की तो उस वक्त चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में इस्तेमाल किए गए बिजली के तारों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से वहां पर एटॉमिक रेडिएशन का खतरा पैदा हो सकता है। दरअसल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में यूरेनियम को स्टोर किया जाता है। यूरेनियम के स्टोर को पूरी तरह कूल यानी ठंडा रखा जाता है। इसके लिए कूलिंग सिस्टम होता है। इस कूलिंग सिस्टम के लिए बिजली की जरूरत होती है। अगर बिजली ना हो तो जनरेटर से काम लेना होता है, लेकिन अगर जनरेटर भी बंद हो जाए तो कूलिंग बंद होने से रेडिएशन का जबरदस्त खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन चेर्नोबिल में इस वक्त हालत क्या है, जरा ये भी समझिए। चेर्नोबिल में बिजली की तारों की रिपेयरिंग का काम चल रहा है। गड़बड़ी की वजह से यहाँ पर यूरेनियम स्टोर को जनरेटर की मदद से कूल किया जा रहा था। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने ट्वीट किया था कि अगर चेर्नोबिल की स्टोरेज फैसिलिटी का कूलिंग सिस्टम बंद हो गया तो रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। पुतिन का बर्बर युद्ध पूरी दुनिया को खतरे में डाल देगा। चेर्नोबिल और ज़ैपोरिज़िया के परमाणु संयंत्रों को अपने कब्जे में लेने के बाद में रूस उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर रहा है और उसकी कोशिश ये भी है कि आगे आने वाले समय में कोई भी ऐसी घटना न हो जिससे वहां से रेडियो एक्टिव मटेरियल निकले। लेकिन अगर उस पर रूस की बमबारी हुई या यूक्रेन की बमबारी हुई या किसी स्टेज पर नाटो द्वारा युद्ध में शामिल होने की बात हुई और उसकी बमबारी हुई
जिसकी वजह से रेडियो मटेरियल वहां से निकले तो जाहिर है एक बहुत बड़ा हादसा सामने आएगा। अब समझने वाली बात ये है कि आखिर चेरनोबिल के परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अगर रेडिएशन होता है तो इसमें यूरोप को खतरा कैसे हो सकता है। यह बात क्यों बार बार कही जाती है कि यूक्रेन के परमाणु संकट दुनिया को दहला सकते हैं। अब जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें साल 1986 में चेरनोबिल के ही पास के मौजूद शहर प्रिपियत की हैं। दरअसल 26 अप्रैल 1986 को यहाँ पर मानव इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना हुई थी। दावा किया जाता है कि इस रेडिएशन से होने वाली बीमारियों में 5000 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि चेरनोबिल में 1986 में जो परमाणु हादसा हुआ उसका रेडिएशन यूक्रेन, बेलारूस, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, बुल्गारिया, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, स्लोवेनिया, इटली और मोल्डोवा तक फैल गया था। कहा जाता है कि 1986 में जब चेरनोबिल में परमाणु का रेडिएशन हुआ था तो उसका असर हजारों स्क्वायर किलोमीटर तक था और उस वक्त तत्कालीन सोवियत संघ ने इसके असर से बचने के लिए जो रकम खर्च की थी उसकी कीमत आज की तारीख में 2 लाख करोड़ रुपए थी। अगर रिएक्टर्स के द्वारा रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हुआ जैसा पहले चेरनोबिल में हो चुका था तो वह कोई दिशा नहीं देखेगा। वह जितना नुकसान यूक्रेन को पहुंचाएगा उतना ही रूस और उनके सैनिकों को पहुंचाएगा और इसके साथ ही साथ पूरे विश्व समुदाय के सामने रूस को एक नेगेटिव शेड में खड़ा किया जाएगा। 1986 की इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी रूस चेरनोबिल और ज़ेपोरोजिया के मामले में लापरवाही दिखा रहा है। ज़ेपोरोजिया के परमाणु ऊर्जा संयंत्र को एनजॉर्टन नाम की एक एजेंसी चलाती है। एनजॉर्टन ने दावा किया है कि रूस के सैनिक उसके कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। चेरनोबिल प्लांट में इस वक्त भी करीब 2000 से ज्यादा लोग हैं। 200 के करीब यूक्रेनी गार्ड भी प्लांट के अंदर मौजूद हैं। न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सैनिकों का पूरी तरह से कब्जा है। प्लांट के कर्मचारियों की शिफ्ट की अदला बदली नहीं हो पा रही है। प्लांट के अंदर ही कर्मचारियों के सोने के लिए अस्थायी कमरे बनाए गए हैं। प्लांट के कर्मचारियों को दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया जा रहा है। कर्मचारियों को खाने के लिए सिर्फ रोटी और दलिया दिया जा रहा है। एक तरफ परमाणु संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की हालत खराब है और दूसरी तरफ यूक्रेन की ज़ेलेंस्की सरकार लगातार रूस के प्रेसिडेंट पुतिन पर संगीन आरोप लगा रही है। यूक्रेन का नया आरोप ये है कि पुतिन चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के अंदर एक मानव निर्मित त्रासदी करवाना चाहते हैं। दरअसल यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से बेलारूस के रास्ते चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में वैज्ञानिकों के नाम पर ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है ताकि प्लांट के अंदर वो बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सके और यूक्रेन पर फिर दबाव बनाया जा सके और दोष मढ़ा जा सके। कोई भी बम इन परमाणु संयंत्रों के अंदर नहीं गिरा है ताकि उनकी सुरक्षा को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे और एक जो बम गिरा भी है वो भी पेरीमीटर के बाहर, जिसमें बाहर से तो आग लगी है लेकिन परमाणु संयंत्र को किसी भी तरह का खतरा नहीं हुआ है। यह जो बम वर्षा हुई है इन संयंत्रों के पास में, मेरे ख्याल से वह यूक्रेन की सेना को वहां से हटाने और उसकी तरफ कंसंट्रेट न होने के लिए किया गया है ताकि रूस का इन परमाणु संयंत्रों पर पूरा कब्जा हो सके। यानी देखा जाए तो चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के नाम पर रूस और यूक्रेन शतरंज खेल रहे हैं। ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स है जिसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल रखा है। रूस के साथ जारी जंग में जमीन पर वैसे तो यूक्रेन अकेला युद्ध लड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन दुनिया के कई देशों से उसे मदद मिल रही है और इसी मदद के जरिए यूक्रेन के पास जो खतरनाक हथियार पहुंच रहे हैं उसने रूस को परेशान कर दिया है।
अतिक्रमण, अधिकार और अहंकार से उपजे हालातों ने दुनिया को वर्चस्व की लड़ाई के महायुद्ध में बदल दिया है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। रूस के टैंक कीव के बाहरी इलाकों में दाखिल भी हो चुके हैं। कीव के किले पर रूस कभी भी कब्जा कर सकता है। कीव के आसपास भीषण लड़ाई चल रही है। रूस की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव में भी भारी तबाही मचाई है। हालात ये हैं कि यूक्रेन पर हर 5 सेकंड में गोले बरस रहे हैं। कीव के आसपास की जमीन और आसमान पर रूसी फाइटर्स का कब्जा है, जो अपने रॉकेट लॉन्चर से आग बरसा रहे हैं और उनकी मिसाइलों ने तबाही मचा रखी है। रूस भले ही कीव को लगातार निशाना बनाकर वहां हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना भी कीव के किले को गिरने नहीं दे रही है। कीव को बचाने के लिए यूक्रेन की सेना और जनता पूरे शहर में मोर्चा बनाकर डटी हुई है और लगातार जवाबी हमले कर रहे हैं। कीव की तरफ कूच कर रही रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का जवाब एयर स्ट्राइक से दे रही है। पुतिन की रेड आर्मी कीव पर अपना अधिकार नहीं जमा पाई है, जिसकी कुछ खास वजहें हैं। वजह है वो हथियार जो यूक्रेन को उसके मित्र देशों से मिल रहे हैं। यूक्रेन को मदद नंबर 1, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स। इससे पहले हम आपको मैन पैड्स के बारे में बताएं, उससे पहले तबाही का तांडव मचाने का मादा रखने वाले रूस के शानदार हेलीकॉप्टर का हाल देखिए। इस हथियार को अक्सर छिपकर दुश्मन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जाता है, जिसे सैनिक आसानी से कहीं ला ले जा सकते हैं। जितनी आपकी आंखों की नजर होती है, उससे आगे के निशाने पर हमला किया जा सकता है। बस कंधे पर रखा और कर दिया मिसाइल फायर। लोहे का पाइप जैसे दिखने वाला लॉन्चर, जिसके अंदर एक से बढ़कर एक मिसाइल डाली जाती है, जिसे कंधे पर रखकर चलाया जाता है। ट्रिगर दबते ही रॉकेट दुश्मन पर काल बनकर गिरता है। अमेरिका ने यूक्रेन को मैन पैड्स की सप्लाई लगातार जारी रखने का वादा किया है। Squadrons of fully mission capable aircraft, and although Russian air capabilities are significant, their effectiveness has been limited due to Ukrainian strategic, operational, and tactical ground-based air defense systems, surface-to-air missiles, and manpads. And so the other detail is, how are we going to continue to provide assistance that is helpful to them and most effective and most useful to them in this moment? And the assessment of our military has been that continuing to provide defensive assistance and materials in that form is what is most useful and effective at this point in time. कंधों से चलने वाले ये हथियार 2 तरह से होते हैं। एक जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल फिट की जाती है, पहला जो कि जमीन से आसमान पर हमला करते हैं, और दूसरे वो हथियार जो कि जमीन से जमीन पर हमला करते हैं, जिसमें एंटी टैंक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जो कि बड़े बड़े टैंकों को उड़ाने का काम करती हैं। अमेरिका के पास FIM-43 रेड आई और FIM-92 स्टिंगर नाम के खतरनाक मैन पैड्स हैं, जिसने रूस के खिलाफ युद्ध में तबाही मचाई हुई है। हालांकि ना तो ये अमेरिका और ना ही नेटो की तरफ से बताया गया है
कि यूक्रेन को कितने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स दिए गए हैं। यूक्रेन को मदद नंबर 2, जेवलिन मिसाइल। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूस की सेना के सामने यूक्रेन कमजोर जरूर दिख रहा है, लेकिन अमेरिका में बनी एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल रूसी हमले का बेहतर जवाब दे रही है। यूक्रेन की सेना ने 5 मार्च को दावा किया था कि जेवलिन मिसाइल के दम पर यूक्रेन अब तक 280 रूसी बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर चुका है, जबकि यूक्रेन की सेना ने जेवलिन मिसाइलों से सिर्फ 300 फायर ही किए हैं। यानी इस युद्ध में ये मिसाइल 93% मारक क्षमता से काम कर रही है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे एक अकेला सैनिक भी चला सकता है और दुश्मन खेमे में कोहराम मचा सकता है।